तो आइए दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है नई वीडियो में। अब जानेंगे अपने लोग, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि F=R/2 होता है। वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो उसी से अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये सारा डिटेल्स मैंने आपको लिख के दिया है इस नोट्स में। कहीं भी ऐसा कोई पीडीएफ में नहीं मिलेगा जो आपका पॉइंट मिसिंग होगा। हर एक पॉइंट आपको मैंने लिख के दिया है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ये आप देख लिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। कि दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पे देख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या के क्या है, आधी है। या आपको ये बोल सकता है कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की कितनी गुनी होती है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुनी होता है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो R= क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको अवतल दर्पण में बताया, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। वो सेम टू सेम किस में यूज हो जाएगा, वो आपको उत्तल दर्पण में भी यूज हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में यूज हो जाएगा तो बोलिएगा सर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो देखिए मैं आपको जो है पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ अच्छा से, आप इसको जो है लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक रेखा इधर गई, ये किरण है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इधर गई, ठीक है। ये आप बात समझ गए। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये मुख्य अक्षिस हो गया, ये जो है पीसी आपका, यह क्या हो गया, मुख्य अक्षिस हो गया। मुख्य अक्षिस पे जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्षिस के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो कहाँ से निकलती है, तो ये यहाँ से आपका ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ये आपका फोकस हो गया है, ये केंद्र हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केंद्र हो गया। और यहाँ पे पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या, ये एक मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, अब आप देख सकते हैं आप अच्छा से। मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। कलर का पेन चेंज किया और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो गया, आपका अविलंब हो गया, ठीक है। तो ये इधर से किरण आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन कोण। और इधर को किरण जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा। सेम टू सेम जैसे पीछे में किया ना, वैसे यहाँ भी करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कि एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे चेंज करना है, क्या आपको चेंज करना है, क्या आपको देखिए कि अगर 2 रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे इस रेखा को जो है, ये जो लंब डाले इसको पीछे तक बढ़ाते हैं। पीछे तक बढ़ाते हुए कहाँ देंगे, सेंटर पे ले गए, सेंटर पे ले गए। तो अब देखिए कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल हो गया। और बस यही चेंज करना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करना है, सब कुछ सेम टू सेम है। आप देख लीजिए। तो इसको आप अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे संगत कोण और सम्मुख कोण का बात आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ संगत कोण और सम्मुख कोण क्या होता है। देखिए दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पे बहुत 2-3 पॉइंट वहाँ पे डेवलप होता है। जैसे कि एकांतर कोण तो बराबर हो ही गए और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो संगत कोण, देखिए संगत कोण किसको बोलते हैं, तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संगत कोण होंगे। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये समझ गए आप। और मैं आपको बता रहा हूँ और कौन से संगत कोण हो सकते हैं। अब देखिए ये कोण और ये कोण, ये भी संगत कोण होंगे, तो ये भी बराबर होंगे आपका। ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गए, ये भी बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गए, तो ये भी बराबर होंगे। संगत कोण तो बराबर होते ही हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर दो रेखा एक दूसरे को अगर काटती है तो आसन्न कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। बोलिएगा कि ये क्या हो गया, आसन्न कोण। तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने वाले कोण जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि 2 समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, आमने सामने वाला कोण है। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, आमने सामने वाला कोण है। ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, आमने सामने वाला कोण है। तो यहीं पे यहाँ पे बोला गया है कि सम्मुख कोण और आसन्न कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोनों में। अगर एक रेखा को काटते हैं, क्या क्या कोण बराबर होते हैं, देखिए वहाँ पे जो है सम्मुख या आसन्न कोण बोलिए, दोनों एक ही है तो वो बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये 3 चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। क्या क्या, देखिए अगर मैं मैथ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं इसको डिटेल से आपको पूरे एकदम एक्सप्लेनेशन और प्रूफ के साथ बताऊँगा। अभी बस आप इतना ही याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे देखिए एक आपको सम्मुख कोण बराबर करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि सम्मुख कोण कौन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आर है, ये इसके किसके बराबर हो गया, ये आर के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, सम्मुख कोण से हो गया, ठीक है। ये सम्मुख कोण से हो गया। जब 2 रेखा, जैसे जब 2 रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होगा, इससे हो गया ये। और एक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे संगत कोण के बारे में। देखिए ये इधर से किरण गई, ठीक है। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है।
मुख अक्ष है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे संगत कोण कैसे बराबर होगा। अब यहाँ पे आप संगत कोण कैसे बराबर होगा तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। देखिएगा गौर से, मैं आपको यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा कि मेरा पेन किधर किधर जा रहा है। ये देखिए, ये जो रेखा है इसको पीछे बढ़ाइए तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, गुजरेगी ना। तो ये रेखा, ठीक है, और ये रेखा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या ये कोण, हाँ ये कोण, ये कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये संगत कोण के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा चीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दोनों सेम ही है, मैंने पहले वाले में आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से जो है समझा दिया है। तो संगत कोण एकांतर कोण आप समझ गए। अब चलते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर से बोर्ड मॉडल आ गया। तो इस जो जहाँ-जहाँ बोर्ड मॉडल लिखा हुआ है उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से जो है पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और उम्मीद करते हैं हम ये कि मैंने आपको पहले जितना भी पढ़ाया है वो सारे के सारे आपको याद होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अब क्वेश्चन निकलेगा वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकलता है और आपको बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 या 5 टाइप के जो है प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों में सेम बनता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अवतल दर्पण में बताऊंगा, उत्तल दर्पण में आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रकाश कैसे चलता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश चलेगा तो वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अगर फोकस से कोई प्रकाश जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर केंद्र से, वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, वक्रता केंद्र से ही वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये सारी बात मैंने आपको बताई है। अगर कोई प्रकाश पोल पे टकरा रही है, पोल पे, दर्पण के पोल पे, तो वो किस नियम का पालन करेगी, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगी। ये भी मैंने आपको बताया है। तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने आपको छोड़ा है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है, बस आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सारे चीज़ आप जो है ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी पहले पढ़े हैं अपने लोग, सब कुछ यहाँ पे यूज होगा और बहुत ही स्मूथ तरीक़ा से ये पाँचों चीज़ अपने लोग समझ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे गौर से देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का बना प्रतिबिंब। मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये फोकस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब देखिए, अब ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वस्तु को रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पे वस्तु को रख दिए तो एक मिनट, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे रखेंगे, अगर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम पोल पे ही, फोकस पे ही रख दिए तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगर केंद्र और फोकस के बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। या हम अगर केंद्र पे ही रख दिए तब किस प्रकार का बनेगा। या अगर हम केंद्र और अनंत के बीच रख दिए तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो कितना यहाँ पे टाइप आ गया, 1 2 3 4 5। तो कुल जो है 5 प्रकार के कंडीशन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और 5 प्रकार के जो कंडीशन उत्पन्न होते हैं उसमें अपने लोग को देखना है किस किस प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनता है। और ये सब आपको याद होना चाहिए, टंग ऑफ टीप। तो यानी आपको जिह्वा पे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। देखिए क्या क्या उत्पन्न होगा कि अगर मान लीजिए कि फोकस और पोल के बीच में रखे तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को क्या किए, फोकस और पोल के बीच में रखे, वस्तु को क्या किए, फोकस पे ही रख दिए तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये आप समझते चलिएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सारी केस आगे मैं डिस्कस करूँगा अभी आप लोगों के साथ। और अगर केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखे तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये भी आपको पूछेगा। या अगर केंद्र पे रख दिए हम वस्तु को तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। या अनंत और केंद्र के बीच में अगर हम रख दिए वस्तु को तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, ये भी आपसे क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं केस पे, ठीक है। अब देखिए पहला देख लीजिए आप यहाँ पे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर उसका बहुत ही छोटा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यही मैं आपको तभी से बोल रहा था कि क्या बोल रहा है कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, ठीक है। जब अनंत पे स्थित हो, अनंत पे स्थित कहने का मतलब हो गया कि ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। चेंज करने दीजिए कलर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तब समझ में आपको बेहतरीन तरीक़ा से आएगा। देखिए ये हो गया,
आपका दर्पण हो गया, कलर चेंज, ये दर्पण हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया दर्पण, और ये हो गया आपका मुख अक्ष। मुख अक्ष हो गया और मुख अक्ष हो गया। अब यहाँ पे चेंज हो गया कलर का पेन, ये हो गया फोकस, कलर का पेन। चलिए ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल आपका, ये हो गया केंद्र आपका, ठीक है, और ये हो गया मुख अक्ष हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये कहाँ पे है, अनंत पे वस्तु रख रहे हैं, यानी कि इस पे नहीं, सी पे नहीं, वस्तु इतना दूर है जहाँ पे देख नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत दूर है, इसके भी बहुत दूर है, इसके भी बहुत दूर है, अनंत पे है। तो अनंत से वस्तु आ रही है, अनंत से वस्तु आ रही है। तो देखिए अगर कोई वस्तु खड़ा है यहाँ पे, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है और प्रकाश यहाँ पे आ रही है, ठीक है, प्रकाश यहाँ पे है। तो प्रकाश कैसे कैसे ट्रैवल करेगी, प्रकाश ऐसे भी जा सकती है, सीधे भी जा सकती है, प्रकाश ऐसे भी आ सकती है, प्रकाश ऐसे भी आ सकती है, प्रकाश ऐसे भी आ सकती है, किसी भी टाइप से जो है प्रकाश की किरणें चल सकती है, ये आप जान गए। अगर यहाँ पे वस्तु है, ऊपर में सूर्य है, चाहे ऊपर में कोई प्रकाश का स्रोत है, तो आपको पता है कि जब तक प्रकाश वस्तु पे पड़ेगी नहीं तब तक तो प्रतिबिंब बनेगी नहीं, ठीक है। तो प्रकाश कैसे कैसे जा सकती है, देखिए सीधा भी जा सकती है, थोड़ा टिल्ट भी हो सकती है, बहुत टिल्ट भी हो सकती है, इस प्रकार से प्रकाश जा सकती है, बहुत सारे तरीक़ा से प्रकाश जा सकती है इसमें, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला रहा है कि अनंत पे अगर वस्तु है, ठीक है, अनंत पे वस्तु है, तो अनंत पे वस्तु है, तो वो अनंत पे अगर वस्तु है और वहाँ से अगर प्रकाश की किरणें चलेगी तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए अनंत पे अगर वस्तु रखा हुआ है और प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा तो आपसे यह याद रखिए कि अनंत पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में लिखे हैं, क्या बोले, याद रखिएगा कि अगर अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और किस प्रकार से बनेगा ये आप देख लीजिए कि दो समांतर रेखा बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, और आने के बाद एक कहाँ पे टकराई, एक पोल पे टकराई, पोल पे टकराने के बाद क्या करेगा, ये इधर जाएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करेगा। और एक रेखा जो ऐसी, एक किरण ऐसी है, ठीक है, एक किरण ऐसी है जो पोल पे नहीं टकराई, कहीं दूसरे जगह टकरा गई, ठीक है, दूसरे जगह टकरा गई तो वो नॉर्मसली मतलब कहीं भी किसी भी तरीक़ा से जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो वो इधर रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होगी किसी भी तरीक़ा से, लेकिन वो कटेगी कहाँ पे जाके, वो फोकस के पास ही जाके कटेगी, ठीक है, कहाँ पे कटेगी, फोकस के पास ही जाके कटेगी। तो अगर अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है और बोलेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा, ये आप याद रखिएगा। अनंत पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, उसका नेचर कैसे होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा, बहुत ही छोटा होगा। अनंत पे वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा, लेकिन वस्तु का अपेक्षा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और मुख्य फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फोकस पे बनेगा, ठीक है। याद, आपको याद हो गया होगा कि अगर अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, मुख्य फोकस पे होगा। ये किसके लिए है, ये अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए एक केस हो गया आपका। दूसरा केस यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे होगा। तो देख लीजिए कि अनंत यहाँ पे है और वक्रता केंद्र आपका क्या है, यहाँ पे है, इसके बीच में जब प्रतिबिंब है, वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, तब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। तो देखिए वक्रता केंद्र ये हो गया और मुख्य फोकस ये हो गया, है ना, एफ लिखा हुआ, तो इसके बीच में जो है, इसी के बीच में कहीं ना कहीं जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसको, ये रे को आप अच्छा से ड्रॉ करना सीख लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि कहीं से कहीं निकल सकता है रे, तो एक रे हम मान लीजिए कि सीधा निकला, तो सीधा निकला तो ये क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा। तो देखिए फोकस से होकर निकल रहा है, एक ये हो गया। और एक रे ऐसा लिए कि जो सेंटर से होकर पास कर रहा है, क्या है, वक्रता केंद्र से होकर पास कर रहा है, तो परावर्तन के बाद भी वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। तो गुजरने के बाद देखिए ये कहाँ पे काट रही है कि ये हो गया केंद्र और ये हो गया फोकस, इस दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे वस्तु काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो काट रहा है। तो यही इसका क्या हो गया, यही इसका क्या हो गया, इमेज बन गया। इस वस्तु का इमेज जो है, इस वस्तु का इमेज यही हो गया, ठीक है, इस वस्तु का इमेज क्या हो गया, यही हो गया। मैं आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको जो है बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, ठीक है, एक मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, बाद बाकी आप सब समझ जाइएगा। देखिए ये एक दर्पण लिए,
दर्पण लेने के बाद ये मुख्य अक्ष हो गया इसका, ठीक है, ये P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, ठीक है। अब चेंज करते हैं कलर पेन का, ठीक है, चेंज कर दिए। अब देखिए ये कहाँ पे है वस्तु, अनंत और फोकस के बीच में है, ये वस्तु हो गया, ठीक है, ये वस्तु हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, सॉरी यहाँ तक वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के बाद क्या करेगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। अब एक किरण और लेते हैं, ठीक है, एक किरण अब क्या करते हैं और लेते हैं, एक किरण अब और लेते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी को जो है, सी को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, सी को यहाँ पे लेते हैं, तब अच्छा से आपको समझ में आएगा, तब अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक। कलर चेंज करते हैं पेन का फिर से, ठीक है, पेन का कलर फिर से चेंज करते हैं, पेन का कलर चेंज किया। तो देखिए यहाँ पे आप लोग गौर से यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये वस्तु हो गया, वस्तु कहाँ पे है, ये केंद्र हो गया और ये अनंत हो गया, अनंत और केंद्र के बीच में, जो वक्रता केंद्र के बीच में जो है वस्तु है, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण इधर से गई, फोकस से होकर गुजरी, ठीक है, तो फोकस होकर गुजरेगी क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर है वो। और एक प्रकाश की किरण कहाँ गई, केंद्र से होकर गई, केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी रास्ते पे जो क्या है परावर्तित होता है। तो यहाँ पे देखते हैं आप कि यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया ये, ठीक है। और देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये आप समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, और इसको मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वस्तु का प्रकृति देखिए क्या क्या है, इसका जो इमेज बनता है प्रतिबिंब, उसका प्रकृति क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो सारा का सारा क्या होगा, वास्तविक ही प्रतिबिंब होगा, सिर्फ एक केस को छोड़ के, और वो केस मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु बड़ा होगा, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। और उसके बाद क्या है कि सी एवं एफ के बीच बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो ये दूसरा केस आप समझ गए। अब तीसरा केस में आते हैं, यहाँ पे तीसरा केस मैं आपको बताता हूँ। अब बोलता है कि जब वस्तु का वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, देखिए पहले कहाँ पे था, पहले अनंत पे था, उसके बाद कहाँ पे आया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया, अब कहाँ पे आ गया, वक्रता केंद्र पे आ गया, ठीक है, अब वक्रता केंद्र पे आ गया, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए अब आगे का केस देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे का केस ये है कि पहले कहाँ पे था, अनंत पे था, ठीक है, उसके बाद आया क्या, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब वक्रता केंद्र पे है। अब देखिए मैंने आप लोग के लिए जो है फिगर बना के रख दिया है, ठीक है, इसको देखिएगा, वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे है। तो एक किरण कैसे चल रही है, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, समांतर चल रही है, तो वो टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी। तो देखिए ये फोकस से होकर परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। और एक जो किरण है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, देखिए फोकस से ही होकर गुजर रही है। तो फोकस से होकर गुजरने वाली किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, देखिए यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ पे काटने के बाद क्या हो गया, इसका ये प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब क्या हो गया इसका, ये इसका प्रतिबिंब हो गया। तो अब देखिए वक्रता केंद्र पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, वक्रता केंद्र पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो उस वस्तु के क्या होता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। पहले क्या हो रहा था कि वस्तु बहुत बड़ा था और साइज बहुत छोटा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है वक्रता केंद्र पे कि वस्तु के साइज के बराबर, जितना बड़ा वस्तु होगा वक्रता केंद्र पे उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है, ये आप समझ लिए वक्रता केंद्र पे। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वक्रता केंद्र ये हो गया और ये फोकस हो गया। अब वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, ठीक है। अब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो फिर से क्या बोलते हैं, एक समांतर रेखा इधर लिए कि एक रेखा गई मुख्य एक्सिस के समांतर, और मुख्य एक्सिस के समांतर जब रेखा गई मुख्य अक्ष के समांतर तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर गई। और एक रेखा फिर यहाँ पे क्या हो गई कि फोकस से होकर गुजरी, तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये काटती है, कहाँ पे काटती है, देखिए ये केंद्र के बाहर जाके काटती है, वक्रता केंद्र के बाहर जाके काटती है। तो देखिए यहाँ से आपको कंडीशन याद रखना है कि अगर वस्तु का स्थिति अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, ठीक है।
ये देख रहे हैं आप, वक्रता केंद्र यहाँ पे है और अनंत इधर कहीं होगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और एक बात और याद रखिए यहाँ पे आप, कि यहाँ पे देखिए वस्तु का आकार क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है। पहले क्या था कि वस्तु का आकार बड़ा हो रहा था, प्रतिबिंब का आकार छोटा हो रहा था। वक्रता केंद्र पर जब आया तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार बराबर हो गया। अब देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आया तो वस्तु का आकार जो है, प्रतिबिंब, वस्तु का आकार छोटा है लेकिन प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। तो ये दोनों आप समझ गए, ये दोनों केस। और चलिए इस दोनों केस को क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि केस नंबर 3 में लिखा हुआ है, केस नंबर 3 में आपको वही लिखा हुआ है कि जब वस्तु केंद्र पर हो, स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर सी पर ही बनता है, जो उस वस्तु की अपेक्षा उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर आकार का होता है। क्या होता है, वस्तु के जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही वक्रता केंद्र पे जो प्रतिबिंब बनता है उसका भी आकार होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है, उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। वक्रता केंद्र पे ही बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और देखिए आगे में 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जो जितना भी चीज़ इसमें लिखा हुआ है ना, मैंने सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। 4 नंबर हो गया, अब 5वां नंबर आते हैं। ठीक है, और 6ठा नंबर, 2 चीज़ बच गया है और दोनों चीज़ मैं आपको जो है अच्छा से फिर से एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये आपको जो है 5वां नंबर केस है। ठीक है, 5वां नंबर केस पे क्या है कि वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फोकस पे रखा हुआ है, वस्तु यहाँ पे फोकस पे रखा हुआ है। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे वस्तु फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो एक किरण कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलाइए किस किरण को, इस किरण को मुख्य अक्ष के समांतर चलाइए। दर्पण से परावर्तन के बाद जो है ये फोकस से होकर गुजरी। एक बात ये हो गया। दूसरा बात देखिए कि एक किरण जो है ये सेंटर, ये नहीं होगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये जो परावर्तन के बाद है फिर उसी रेखा पे जो है वापस लौट जाएगी। तो देखिए ये किरण और ये किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को कहीं पे मिल रही है, तो नहीं मिल रहे हैं। तो ये हम मान लेंगे कि ये अनंत पे जाके मिल रही है। अनंत कहाँ है, ना हमको पता है ना आपको पता है, बहुत दूर है। तो ठीक है, तो जो अगर वस्तु फोकस पे रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो ये बात आप समझ लिए कि ये कैसे कैसे बनता है। और देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ऐसा केस आता है जहाँ पे वस्तु क्या बनती है, काल्पनिक वस्तु बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए पहले कहाँ पे रखे, पहले रखे अनंत पे, उसके बाद कहाँ पे आए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आए, फिर हम कहाँ पे आए, वक्रता केंद्र पे आए, फिर उसके बाद कहाँ पे आए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आए, फिर हम कहाँ पे आ गए, फोकस पे आ गए। अब कहाँ पे आ रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में। देखिए फोकस और पोल के बीच में, फोकस और कहाँ पे, पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ये मेरा वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, ये वस्तु रखा हुआ है। एक किरण यहाँ से गए इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के बाद कहाँ पे आ गई, मुख्य परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ये आपको पता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा रहती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये तो फोकस से होकर गुजरेगी, ये आप जान लिए। अब देखिए एक जो किरण है, एक किरण कैसी है, एक किरण जो है सेंटर से होकर पास कर रही है। ठीक है, सेंटर से होकर पास कर रही है, तो वो सेंटर से होकर परावर्तन के बाद उसी से होकर वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। तो अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाए। ठीक है, जो केंद्र से पास कर रही थी उसको आगे बढ़ाए, और जो मुख्य अक्ष के समांतर था और उसके परावर्तन के बाद जो फोकस से होकर गुजरी उसको भी आगे बढ़ाए। तो ये तो यहाँ पे दर्पण से कट नहीं रही है, तो इसको जब डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाए तो ये आगे में कहीं पे जाकर कट रही है। तो देखिए आपको बताए थे हम कि काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब जो है डॉटेड लाइन से उसको दिखाना पड़ता है, तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ा, क्योंकि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता तो ये दर्पण के आगे ही बनता, इस साइड ही बनता। लेकिन दर्पण के किस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, पीछे साइड में बन रहा है, तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये यहाँ पे जितने भी केस थे आपको टोटल 6 केस थे। ठीक है, 6 केसेस थे, तो वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, मुख्य फोकस पे जब रहता है तो बहुत बड़ा बनता है, अर्थात आवर्तित बनता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब का देख लीजिए कि उसका नेचर कैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब प्रकृति
वास्तविक उल्टा अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, जितनी भी ये वस्तु के ये प्रतिबिंब की प्रकृति है वो आपको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब बता दिया। जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा हुआ रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यहाँ पे देख लीजिए सारा उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। सारा वास्तविक था, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, काल्पनिक है तथा वस्तु से क्या है, बड़ा है, ठीक है? ये आप जान लीजिए। तो यही एक पॉइंट था, यहाँ पे एक्सेप्शन था, जहाँ पे क्या बन रहा है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखा रहता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको कि ये जितने 6 केस है, ये 6 का 6 केस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे कि मैंने आपको F=R/2 बताया है, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए, और वस्तु का जब स्थिति कहाँ है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये टोटल 6 केस है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें से आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको कमेंट में डालना है कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको जो है अच्छे से वीडियो के माध्यम से फिर से नया वीडियो बना के मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।